3 लीटर पानी मैं एक ही बार में पी जाता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पेट में एक भी खाली जगह न बचे। क्योंकि मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरे छोटे भाई के पास एक अजीब ताकत थी। वो जितनी भी हाई कैलोरी चीज़ें खाता, उनकी सारी कैलोरी मेरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती थी। कैमरे के सामने वो बिना रुके खाता रहता और देखते ही देखते एक फेमस फूड चैलेंज क्रिएटर बन गया। दूसरी तरफ मेरा वजन 300 जिन तक पहुंच गया। हालत ऐसी हो गई कि कुछ कदम चलना भी मुश्किल था और हर सांस के लिए मुझे जूझना पड़ता था। मैं रो रो कर अपनी मंगेतर से सच पर यकीन करने की विनती करता रहा, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। तुम बस अपने भाई से जलते हो, वो कितना भी खा ले फिर भी मोटा नहीं होता। अपनी आलस छिपाने के लिए ऐसे बेवकूफ़ी भरे बहाने मत बनाओ। कुछ समय बाद मेरे भाई ने लाइव स्ट्रीम में लगातार 100 जाइंट बर्गर खाने का चैलेंज पूरा किया। उस वीडियो से उसे जबरदस्त फेम और ट्रैफिक मिला, लेकिन उसी दिन मुझे अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाती एम्बुलेंस में ही मेरी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं उस दिन वापस आ चुका था जिस दिन मेरे भाई ने पहली बार फूड ब्लॉगर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लिविंग रूम में मेरा भाई जी बोदा हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लिए खुशी से झूम रहा था। मॉम, डैड, मैं सेलेक्ट हो गया। पेंगुइन मीडिया ने मेरी टैलेंट देख लिया, अब वो मुझे फूड कैटेगरी का नंबर 1 क्रिएटर बनाएंगे। माँ और पापा के चेहरे खुशी से खिल उठे। शाबाश बेटा, बचपन से तू इतना खाता था फिर भी कभी मोटा नहीं हुआ। ऐसी टैलेंट तो पूरे देश को दिखनी चाहिए। चिंता मत कर, घर से तुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा। मेरी मंगेतर लियू रुयान भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में मेरे भाई के लिए छिपी हुई तारीफ और लगाव साफ दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता था तुम जरूर सफल होगे। मेरा भाई तुरंत मुस्कुराकर बोला, इसका क्रेडिट तो बड़े भाई को भी जाता है। बचपन से वो मेरे साथ इतना सारा खाना खाते रहे, तभी तो मेरी इतनी बड़ी भूख बनी। इतना सुनते ही कमरे में मौजूद सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। पापा की तारीफ भरी नजर अब मुझे परखने लगी। याचेंगी, तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए। जरा खुद को देखो, कितने मोटे हो चुके हो। माँ भी तुरंत बोल पड़ी, दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हो, फिर शरीर में इतना फर्क कैसे? अगर तुम्हें थोड़ा भी विल पावर होता तो लियू रुयान को तुम्हारे साथ बाहर निकलने में शर्म नहीं आती। लियू रुयान ने भी मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। मैंने चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर ली और अपनी मुट्ठियां कस ली। 300 जिनका भारी शरीर, हार्ट अटैक के दौरान सांस रुकने की वो तकलीफ और एम्बुलेंस की कान फाड़ देने वाली सायरन, ये सारी यादें आज भी मेरी रूह में बसी हुई थीं। पिछली जिंदगी में भी इसी पल मैंने सबको सच बताने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि मेरा भाई जितनी भी हाई कैलोरी चीजें खाता है, वो सारी चर्बी मेरे शरीर पर आ जाती है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि मैं सिर्फ जलन में पागल हो चुका हूँ। इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करने वाला था। मैंने धीरे से सिर उठाया और अपने भाई की तरफ देखकर कहा, भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरे जवाब से उसका चेहरा एक पल के लिए जम गया। उसे उम्मीद थी कि हमेशा की तरह मैं रो पड़ूंगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लियू रुयान भी थोड़ा हैरान हुई, मगर अगले ही पल उसने इसे मेरी समझदारी मान लिया। वो मेरे सामने आकर बोली, अच्छा है कि तुम्हें बात समझ आ गई। बोदा का करियर अभी शुरू हुआ है, बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उसके लिए परेशानी नहीं बनना चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया, मैं समझ गया। पापा ने हंसते हुए कहा, आज की खुशी में रात को हम यूपिन पवेलियन में डिनर करेंगे। उन्होंने सीधे शहर के सबसे महंगे प्राइवेट रेस्टोरेंट की बुकिंग कर दी। मेरा भाई खुशी से उछल पड़ा, मैं वहां का बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल जरूर खाऊंगा, और डोंपो पोर्क भी। वो एक के बाद एक कई भारी और ऑयली डिशों के नाम गिनाने लगा। हर डिश का नाम सुनकर मेरा दिल थोड़ा और भारी होता गया, क्योंकि पिछली जिंदगी में यही सेलिब्रेशन डिनर था, जिसके बाद मेरा वजन एक ही रात में 5 जिन बढ़ गया था। और उसी दिन से मेरे भाई का करियर लगातार ऊपर जाता गया, जबकि मेरी सेहत पूरी तरह बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसकी खुशियों से भरा चेहरा देखा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ ठंडापन था। जी बोदा, इस बार ये दर्द तुम्हें महसूस होगा। रात के डिनर में पूरा टेबल तरह तरह के खाने से भर चुका था। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर जी बोदा की आंखें चमक उठी। वाह, ये पोर्क कितना सॉफ्ट है, और ये क्रैब रो तो कमाल की खुशबू दे रहा है। वो खाते खाते हर डिश की बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहा था। उसे देखकर माँ, पापा और लियू रुयान तीनों मुस्कुरा रहे थे। माँ ने प्यार से उसके लिए पोर्क का बड़ा टुकड़ा रखा, और लियू रुयान ने अपने हाथों से उसके लिए झींगा छीलकर प्लेट में रख दिया। तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह बैठे थे, और मैं उसी टेबल पर एक गैर जरूरी इंसान बनकर रह गया था। खाते खाते जी बोदा ने चुपके से मेरी तरफ देखा। जब उसने देखा कि मैंने एक भी निवाला नहीं खाया, तो उसने जानबूझकर चिंता जताने वाले अंदाज में कहा, भैया आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? क्या अभी भी दिन वाली बात से नाराज हैं? मॉम डैड ने जो कहा वो आपकी भलाई के लिए ही कहा था। सच में आपको अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही टेबल का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। पापा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, याचेंगे, अब क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया? पूरा परिवार खुशी से खाना खा रहा है और तुम्हें बस मुंह फुलाकर बैठना है। माँ भी तुरंत बोल पड़ी, देखो बोदा कितनी समझदारी से तुम्हें समझा रहा है। खाना छोड़कर क्या भूख हड़ताल कर रहे हो? तुम्हारे इस शरीर को 2 वक्त खाना नहीं मिलेगा तो भी कुछ नहीं होगा। लियू रुयान की आवाज़ सबसे ज्यादा ठंडी थी। याचेंगे, थोड़ा मैच्योर बनो। बोदा अब पब्लिक फिगर बनने वाला है। उसके परिवार का हिस्सा होकर इतनी बचकानी हरकतें मत करो। ये सारी बातें पिछली जिंदगी की तरह बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन इस बार मैंने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। मैंने अचानक अपना सीना पकड़ लिया। दर्द से हल्की सी कराह निकली, मेरा शरीर लड़खड़ाने लगा और कुछ ही सेकंड में मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। लियू रुयान ने झुंझलाकर पूछा, अब क्या हुआ तुम्हें? मैंने भारी सांस लेते हुए कहा, मेरे सीने में बहुत दबाव महसूस हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही और पेट भी बहुत फूल गया है। इतना कहते हुए मैंने उल्टी आने जैसा अभिनय किया। मेरी ये हालत ठीक वैसी ही थी जैसी पिछली जिंदगी में हार्ट अटैक आने से पहले हुई थी। पहली बार जी बोदा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। माँ और पापा भी घबरा गए। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, कहीं ये फिर से नाटक तो नहीं कर रहा? लेकिन अब मेरे लिए बोलना भी मुश्किल हो गया था। मेरी सांसें और तेज चलने लगी। लियू रुयान ने मेरा सफेद पड़ चुका चेहरा देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी झिझक दिखाई दी। ये सच में एक्टिंग नहीं लग रही।
आखिरकार पापा ने फैसला लिया, बस अब खाना छोड़ो, इसे तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल जाते समय पूरे रास्ते जी बोदा एक शब्द भी नहीं बोला। वो लगातार मुझे देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खाना तो उसने खाया था, फिर अचानक बदहजमी और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी हालत मेरी क्यों हो गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर के अंदर घूमती हुई चर्बी और कैलोरी को महसूस किया। जी बोदा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुमने मुझे जितना दर्द दिया था, इस बार उसका हर हिसाब तुम्हें कई गुना ज्यादा चुकाना पड़ेगा। अस्पताल पहुंचते ही मुझे सीधे इमरजेंसी में भेज दिया गया। मैंने डॉक्टरों से जिद करके सबसे डिटेल मेडिकल चेकअप करवाने की मांग की। रिपोर्ट आने तक माँ, पापा और लियू रुयान बाहर इंतजार करते रहे। माँ का सब्र अब लगभग खत्म हो चुका था। मुझे तो लगता है ये बेवजह इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है। शायद डाइटिंग करते करते लो ब्लड शुगर हो गया होगा। पापा भी नाराज बैठे थे। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला तो आज इसकी अच्छी खबर लूंगा। बिना वजह सबको परेशान कर दिया। लियू रुयान चुप थी, लेकिन उसके चेहरे की सिकुड़ी हुई भौहें बता रही थीं कि वो भी यही सोच रही है। सिर्फ एक इंसान था जो सच में बेचैन था, जी बोदा। उसकी नजरें बार बार इधर उधर भटक रही थीं। वो डर चुका था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि उसकी समझ से बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एक नर्स हाथ में रिपोर्टों का मोटा बंडल लेकर बाहर आई। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े तीनों लोग अचानक सन्न रह गए। नर्स उन्हें डॉक्टर के कैबिन में लेकर गई। कुछ मिनट बाद ही कमरे के अंदर से माँ की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। क्या? सीवियर फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर भी इतना ज्यादा? डॉक्टर, कहीं रिपोर्ट में गलती तो नहीं हुई? मेरा बेटा अभी सिर्फ 22 साल का है, डॉक्टर ने शांत स्वर में आगे कहा। इसके अलावा हार्ट की रिदम भी नॉर्मल नहीं है। ये सुनते ही माँ, पापा और लियू रुयान तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। जब वो बाहर आए तो पहली बार उनकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत नहीं थी, उसमें हैरानी, उलझन और कई अनकहे सवाल भी थे। जी बोदा तुरंत उनके पास पहुंचा। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? माँ के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी लियू रुयान धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी नफरत नहीं थी, याचेंगी। ये सब आखिर हो क्या रहा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की हालत कई सालों से ओवर ईटिंग करने वाले 50 साल के इंसान जैसी है, लेकिन आज रात तो तुमने एक निवाला भी नहीं खाया। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे भी नहीं पता। मैं पिछले काफी समय से सिर्फ उबली हुई सब्जियां खा रहा हूँ, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर भी मेरी बॉडी ऐसी क्यों हो गई? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। इतना कहते हुए मेरी आंखों से कुछ आंसू भी निकल आए। मेरी बात सुनकर लियू रुयान और भी गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने पूरी रात कुछ भी नहीं खाया। फिर एक डाइट फॉलो करने वाले इंसान की मेडिकल रिपोर्ट इतनी खराब कैसे हो सकती थी? इसमें कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी जी बोदा अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में बनावटी रुलाई साफ सुनाई दे रही थी। भैया, क्या आप हम सबसे छुपकर कुछ खाते रहे हो? मैं जानता हूं कि आप मेरे बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर हमसे बदला लेना सही नहीं है। उसकी एक बात ने पूरा माहौल फिर से पलट दिया। उसने खुद को मासूम साबित कर दिया और सारी उंगली फिर मेरी तरफ घुमा दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। माँ, पापा और लियू रुयान की नजरें फिर से बदलने लगीं। माँ ने तुरंत कहा, मुझे पहले से ही शक था, ये अपने खाने पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता, जरूर छुप छुप कर जंक फूड खाता होगा। पापा ने भी निराश होकर मेरी तरफ देखा। याचेंगी, तुमने सच में हमें बहुत निराश किया है। लियू रुयान की आंखों की नरमी भी पल भर में गायब हो गई। याचेंगी, मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत समझा था। सिर्फ अपने भाई को बदनाम करने के लिए तुमने अपने शरीर के साथ ऐसा किया। तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तीनों के चेहरे शांत होकर देखे। मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से पता था आखिर में यही होने वाला है। सच को झूठ और झूठ को सच बना देना, यही तो इन लोगों की सबसे बड़ी आदत थी। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप जी बोदा की तरफ देखा। वो माँ के पीछे खड़ा जीतने वाले इंसान की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने भी उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान दी। जी बोदा, इतनी जल्दी खुश मत हो, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। माँ और पापा ने मुझे घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं दी। उन्होंने मेरा मोबाइल और वॉलेट भी अपने पास रख लिया। उन्हें लगा अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो छुपकर कुछ खा भी नहीं पाऊंगा। उधर लियू रुयान ने भी साफ कह दिया, जब तक हम दोनों शांत नहीं हो जाते मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। उन्हें लगा कि उन्होंने मुझे पूरी तरह रोक दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास सबसे बड़ा हथियार पहले से मौजूद है, और वो हमेशा से मेरे गले में लटका हुआ था। एक छोटा सा सफेद जेड का लॉकेट। मेरे और जी बोदा के जन्म के समय दादी ने हमारे लिए ये दोनों लॉकेट बनवाए थे। पिछली जिंदगी में जी बोदा ने कहा था कि उसे मेरा वाला डिजाइन ज्यादा पसंद है। बहुत जिद करने के बाद उसने अपना लॉकेट मुझसे बदल लिया था, और उसी दिन से उसके खाए हुए खाने की सारी कैलोरी मेरे शरीर में आने लगी। मरने तक मुझे कभी समझ नहीं आया कि इस पूरे रहस्य की असली वजह यही लॉकेट था। लेकिन इस बार जैसे ही मैं वापस लौटा, सबसे पहले मैंने अपना लॉकेट चेक किया। वो अब भी मेरे गले में था, और जी बोदा के पास उसका अपना असली लॉकेट था। मुझे लगने लगा कि ये दोनों लॉकेट किसी ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना पता लगाना था कि इन्हें एक्टिवेट कैसे किया जाए और इनका असर उल्टा कैसे किया जाए। हॉस्पिटल वाली घटना के बाद मेरे मन में एक अंदाजा बन चुका था। जब हम हॉस्पिटल से निकल रहे थे, मैंने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया था और सहारा लेने के बहाने जी बोदा की बांह पकड़ ली थी। उसी समय मेरे हाथ में मेरा लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था। शायद शरीर का सीधा संपर्क और मेरे मन की तेज इच्छा, यही इसकी चाबी थी। लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे एक और मौका चाहिए था, और वो मौका बहुत जल्दी मिल गया।
मेरी वजह से जी बोदा की पहली लाइव स्ट्रीम टल गई थी, लेकिन पैंगुइन मीडिया ने उसे छोड़ा नहीं। इस बार उन्होंने पहले से भी बड़ा इवेंट प्लान किया। सिर्फ 1 घंटे में 10 बाल्टी एक्स्ट्रा स्पाइसी फायर नूडल्स खत्म करने का चैलेंज। इस लाइव स्ट्रीम के लिए कंपनी ने जबरदस्त प्रमोशन किया। हर जगह उसी की चर्चा हो रही थी। लाइव शुरू होने वाले दिन जी बोदा खुद मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। भैया, आज मेरी लाइव जरूर देखना। वो मेरे सामने आकर रुक गया। कंपनी ने मुझे सबसे अच्छा प्रमोशन दिया है। आज के बाद मैं असली इंटरनेट स्टार बन जाऊंगा और आप यहीं इस छोटे से कमरे में बंद रह जाओगे। फिर वो थोड़ा और करीब आया और इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सकें। याचेंगे, जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हें जलते हुए देखना। तुम जितना ज्यादा दर्द में रहते हो, मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी मिलती है। तुम्हारे शरीर का हर किलो फैट मेरी जीत का मेडल है। मैंने बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ देखा। जब वो मुड़कर जाने लगा, मैं अचानक खड़ा हो गया। रुको, वो पलटा। अब क्या है? मैं उसके पास गया और उसकी कॉलर ठीक करने का नाटक किया। तुम्हारी कॉलर थोड़ी मुड़ी हुई है। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी कॉलर तक पहुंची, मेरे दूसरे हाथ ने उसके सीने पर लटके जेड लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। एक ठंडी लहर मेरी उंगलियों से पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने अपनी पिछली और इस जिंदगी की सारी नफरत उसी एक पल में समेट दी। कुछ सेकंड बाद मैंने हाथ पीछे खींच लिया और मुस्कुराकर कहा, हो गया। तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के लिए ऑल द बेस्ट। जी बोदा ने मुझे शक भरी नजर से देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने धीरे से लंबी सांस छोड़ी। इस बार शायद सब कुछ उल्टा हो चुका था। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उसकी लाइव स्ट्रीम खोल दी। लाइव शुरू होने से पहले ही वहां लाखों नहीं, लेकिन कई लाख के करीब दर्शक इंतजार कर रहे थे। चैट लगातार उसकी तारीफों से भरी हुई थी। जी बोदा मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करता है और कैमरे के सामने 10 बड़ी बाल्टियां स्पाइसी फायर नूडल्स रख देता है। पूरे जोश के साथ वो ऐलान करता है, आज मैं ये सारी नूडल्स सिर्फ 1 घंटे में खत्म करके दिखाऊंगा। चैलेंज शुरू होते ही वो पहली बाल्टी कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नूडल्स जरा भी तीखे हैं। लाइव चैट तुरंत तारीफों से भर गई। ये इतना तीखा खाकर भी आंख तक नहीं झपका रहा, कमाल है। इसका पेट आखिर बना किस चीज का है? लाइव चैट लगातार उसकी तारीफों से भरती जा रही थी। उसी वक्त लियू रुयान ने उसे सपोर्ट करने के लिए लगातार 10 कार्निवल गिफ्ट भेज दिए। पूरा चैट बॉक्स एक ही आवाज से भर गया, भाभी कितनी खूबसूरत हैं। मैं चुपचाप स्क्रीन देखता रहा। जी बोदा लगातार एक के बाद एक हाई ऑयल, हाई सॉल्ट और हाई कैलोरी नूडल्स खाता जा रहा था, लेकिन इस बार मेरे शरीर में पहले जैसी भारीपन की वो अजीब भावना बिल्कुल नहीं आई। उसकी जगह मुझे पहले कभी महसूस न हुई हल्कापन और राहत महसूस होने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पेट पे सालों से जमा चर्बी जैसे धीरे धीरे गर्म हो रही है और फिर धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ये काम कर गया, सच में काम कर गया। मैंने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। तब तक जी बोदा तीसरी बाल्टी भी खत्म कर चुका था। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो हंसते हुए बोला, बहुत ज्यादा स्पाइसी है। लेकिन मैं साफ देख सकता था, वो तीखेपन वाला पसीना नहीं था, वो ठंडा और चिकना पसीना था। उसका चेहरा भी धीरे धीरे असामान्य रूप से लाल पड़ने लगा। जब उसने 5वीं बाल्टी शुरू की तो उसकी स्पीड पहले जैसी नहीं रही। अब वो बार बार पानी पी रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब होने लगी। इधर लाइव चैट में भी लोगों को कुछ अजीब लगने लगा। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या बोदा को मुश्किल हो रही है? हाँ, उसका चेहरा भी पहले से सूजा हुआ लग रहा है। शायद स्पाइसी होने की वजह से होगा। नहीं, उसके कपड़े भी पहले से ज्यादा टाइट दिख रहे हैं। जब उसने 7वीं बाल्टी तक पहुंचकर खाना शुरू किया, तभी अचानक सब कुछ बदल गया। उसने झट से अपना मुंह पकड़ लिया। अगले ही पल उसके पेट से जोरदार आवाज आई, इतनी तेज कि लाइव देख रहे सभी लोगों ने साफ सुन ली। एक पल में उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने उल्टी रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया पर किसी का जोर नहीं चलता। वो लड़खड़ाते हुए कैमरे के बाहर भागा और अगले ही सेकंड लाइव में तेज उल्टी की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही पल बाद लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। 3 सेकंड तक पूरा चैट बिल्कुल शांत रहा। फिर पूरा इंटरनेट जैसे फट पड़ा। मैंने सही सुना? 10 बाल्टी खाने का चैलेंज था और 7वीं पर ही उल्टी कर दी। यही है इसका बिग ईटर वाला टैलेंट। लगता है पहले वाले सारे ट्रेंड पैसे देकर बनवाए गए थे। इसका पूरा इमेज एक ही दिन में टूट गया। कुछ ही मिनटों में पूरा कमेंट सेक्शन गालियों और मजाक से भर गया। जी बोदा की पहली ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मैंने लैपटॉप बंद किया और कई सालों बाद पहली बार अपने शरीर को इतना हल्का महसूस किया। लाइव फेल होने के बाद जी बोदा के अकाउंट से एक ही रात में लाखों नहीं, लेकिन दसियों हजार फॉलोअर्स चले गए। उसके कमेंट सेक्शन में हर तरफ लोग उसे झूठा और धोखेबाज कह रहे थे। उधर घर में पापा गुस्से से पूरे लिविंग रूम में चक्कर काट रहे थे। उनके मुंह से बार बार सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, निकम्मा। माँ जी बोदा को सीने से लगाए लगातार रो रही थी। जी बोदा भी बुरी तरह टूट चुका था। माँ, मुझे खुद नहीं समझ आया क्या हुआ। मैं तो और भी खा सकता था, लेकिन अचानक मेरा पेट बहुत ज्यादा फूल गया। सब बहुत दर्द करने लगा। फिर उसने अचानक मेरी तरफ उंगली उठा दी। ये सब याचेंगे की वजह से हुआ। लाइव शुरू होने से पहले उसने मुझे छुआ था। जरूर उसी ने मेरे साथ कुछ किया है। उसकी बात सुनते ही माँ गुस्से में सीधे मेरी तरफ दौड़ी। उन्होंने हाथ उठाया, मानो मुझे थप्पड़ मारने वाली हूँ। मनहूस, मुझे पहले से पता था कि ये सब तुम्हारी करतूत है। तुमसे अपने भाई की तरक्की देखी नहीं गई। तुमने उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं, बस शांत आवाज में पूछा, माँ क्या आपके पास कोई सबूत है? माँ का हाथ हवा में ही रुक गया। हाँ, सबूत? मेरे पास सिर्फ इतना था कि मैंने उसकी कॉलर को एक बार छुआ था। क्या यही सबूत कहलाता?
क्या मैं सबको ये बताता कि मेरे पास कोई रहस्यमयी ताकत है जो सिर्फ सोचकर किसी को उल्टी करा सकती है? ऐसी बात पर आखिर कौन यकीन करता? माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन पापा फिर भी गुस्से से चिल्लाए, हमें सबूत की क्या जरूरत है? घर में जितनी भी मुसीबत आई है हर बार उसका कारण तुम ही रहे हो। पहले मेडिकल रिपोर्ट, फिर ये लाइव स्ट्रीम। याचेंगी, तुम इस घर के लिए मनहूस साबित हुए हो। उसी समय घर का दरवाजा खुला। लियू रुयान अंदर आई। उसे देखते ही जी बोदा भागकर उसके गले लग गया। रुयान दी, मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, सब भैया की वजह से हुआ है। लियू रुयान ने उसे धीरे से संभाला और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन और फैसला दिखाई दे रहा था। याचेंगी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वो मुझे बालकनी में ले गई और बिना किसी झिझक के बोली, हमारी सगाई यहीं खत्म होती है। उसकी आवाज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि मुझे हल्की सी हंसी आ गई, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में भी जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसने बिल्कुल ऐसे ही मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्यों? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, ज़रा खुद को देखो, मोटे हो, आलसी हो और अपने ही छोटे भाई से जलते हो। उधर बोदा को देखो, वो मेहनती है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, अपने सपनों के लिए पूरी जान लगा देता है। तुम मेरे लायक नहीं हो और ना ही जी परिवार के भविष्य के वारिस बनने के काबिल हो। वो पूरे विश्वास के साथ ये सब कह रही थी जैसे इस कहानी का असली गुनहगार मैं ही हूँ। उसने आगे कहा, पहले मुझे लगता था कि तुम शांत और समझदार हो, लेकिन अब समझ आया वो शांति नहीं थी, तुम्हारे अंदर सिर्फ अंधेरा भरा हुआ है। तुम किसी और की खुशी देख ही नहीं सकते। याचेंगी, मुझे तुमसे घिन आती है। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चली गई। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और धीरे से कहा, लियू रुयान, एक दिन तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। आज तुमने अपनी जिंदगी का वो आखिरी मौका खो दिया जो तुम्हें सच तक पहुंचा सकता था। मेरी आवाज़ सुनकर उसके कदम एक पल के लिए रुके, उसके कंधे हल्के से कांपे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिविंग रूम में जी बोदा अब भी रो रहा था। लियू रुयान उसके पास गई और नरमी से बोली, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अगर ये कंपनी काम नहीं आई तो हम दूसरी कंपनी ढूंढ लेंगे। मेरे पापा के एक दोस्त शेंगशी एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर हैं, कल मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। जी बोदा की आंखें चमक उठी, शेंगशी एंटरटेनमेंट? वो तो देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक है, क्या सच में? लियू रुयान मुस्कुराई, बिल्कुल, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। फिर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उससे पहले हमें उस परेशानी का हमेशा के लिए समाधान करना होगा। ये कहते ही दोनों की नजरें एक साथ मेरी तरफ उठ गईं। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। मुझे खत्म करना चाहते हो? ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम लोग आखिर कितना आगे जा सकते हो। अगले दिन जी बोदा और लियू रुयान शेंगशी एंटरटेनमेंट चले गए और इधर माँ पापा ने मेरी निगरानी पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी। उन्होंने मेरे कमरे के बाहर से लॉक तक लगा दिया। खाना देने के अलावा मुझे एक कदम भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि यही मौका था जब मैं आराम से जेड लॉकेट की ताकत को समझ सकता था। कई बार कोशिश करने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई, इस ताकत को इस्तेमाल करने में मेरी अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च होती थी। हर बार इसे एक्टिव करने के बाद मुझे काफ़ी थकान महसूस होती। साथ ही इसकी ताकत हमारे बीच की दूरी पर भी निर्भर करती थी। मैं जितना जी बोदा के करीब होता, इसका असर उतना ही ज़्यादा होता। अगर मैं किसी चीज़ के जरिए दूर से असर डालने की कोशिश करता तो उसकी शक्ति काफ़ी कम हो जाती और असर भी देर से दिखाई देता। ठीक वैसे ही जैसे फायर नूडल्स वाली लाइव में हुआ था। जी बोदा 7 बाल्टी खाने के बाद जाकर उल्टी कर पाया। अगर उस वक्त मैं उसके बिल्कुल पास होता तो शायद पहला निवाला खाते ही उसे उल्टी हो जाती। अब मुझे सिर्फ एक ऐसे मौके का इंतजार था जहां मैं लंबे समय तक उसके बेहद करीब रह सकूं, और वो भी हजारों लोगों के सामने। इस बार मैं सिर्फ उसे हराना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि उसकी पूरी पहचान सबके सामने हमेशा के लिए टूट जाए। शाम होते ही जी बोदा और लियू रुयान वापस घर लौटे। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जी बोदा ने अंदर आते ही कहा, मॉम, डैड, शेंगशी एंटरटेनमेंट ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा कितना भी खाओ लेकिन मोटे मत हो वाला शरीर बहुत यूनिक है। अब वो मेरे लिए एक खास रियलिटी शो बनाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस शो का नाम होगा द रियल कैलोरी ब्लैक होल। पहले एपिसोड की लाइव शूटिंग शहर के वांडा प्लाजा में होने वाली थी। वहां करीब 100 दर्शकों को भी स्टेज पर इंटरैक्ट करने का मौका मिलने वाला था। अपने कमरे में बैठा जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वांडा प्लाजा, लाइव शो और सैकड़ों गवाह, यही तो वो मंच था जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। उधर जी बोदा भी शायद कुछ सोच चुका था। वो मेरे कमरे के दरवाजे तक आया और बाहर से ही घमंड भरी आवाज में बोला, भैया, सुना आपने? इस बार कंपनी मेरे ऊपर लगे नकली खाने वाले सारे आरोप हमेशा के लिए खत्म कर देगी। पूरी लाइव स्ट्रीम के दौरान मेरे शरीर पर सबसे एडवांस बॉडी एनालिसिस मशीन लगी होगी। वो रियल टाइम में मेरे शरीर का हर डेटा दिखाएगी और वो सब कुछ पूरे मॉल की बड़ी स्क्रीन पर भी लाइव दिखाई देगा। वो हल्का सा रुका, फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, अब देखते हैं इस बार आप क्या चाल चलते हो। फिर उसने एक और बात कही, वैसे लियू रुयान ने शो वालों को मना लिया है कि आपको भी स्पेशल गेस्ट बनाकर बुलाया जाए। वो चाहती है कि आप अपनी आंखों से देखें कैसे मैं आपको पीछे छोड़कर सबसे ऊपर पहुंचता हूं। जरूर आइएगा मेरे प्यारे बड़े भाई। इतना कहकर वो और बाकी लोग हंसते हुए वहां से चले गए। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। किस्मत भी आज मेरे साथ थी। जी बोदा, लियू रुयान, तुम दोनों ने मेरे लिए जो मंच तैयार किया है वो मुझे बहुत पसंद आया और मैं वादा करता हूं इस शो को वहां मौजूद हर इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। आखिरकार लाइव शो का दिन आ गया। माँ और पापा मुझे ऐसे लेकर गए जैसे किसी कैदी को कोर्ट में पेश किया जाता है। वांडा प्लाजा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था।
हजारों दर्शक वहां इकट्ठा हो चुके थे। मुझे देखते ही लियू रुयान ने तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोली, याचेंगे, आज अपनी आंखें खोलकर देखना, तब समझ आएगा कि तुम्हारे और बोदा के बीच कितना बड़ा फर्क है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ स्टेज पर थी। कुछ ही देर बाद जोरदार तालियों और चीयर के बीच जी बोदा की एंट्री हुई। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। वो मुस्कुराते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मैं हूं जी बोदा। शो की शुरुआत उसके शुरुआती बॉडी चेकअप से हुई। वो उस हाईटेक मशीन पर खड़ा हो गया। कुछ ही सेकंड में बड़ी स्क्रीन पर उसकी पूरी रिपोर्ट दिखाई देने लगी। लंबाई 168 सेंटीमीटर, वजन 45 किलो, बॉडी फैट 18.2%। हर आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट था। वहां मौजूद न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा मेटाबॉलिज्म शायद 100 साल में एक बार देखने को मिलता है। शो का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होने वाला था। स्टाफ एक बहुत बड़ा टेबल लेकर आया जिस पर बर्गर, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का इतना बड़ा ढेर लगा था कि वो किसी पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरे खाने में 20,000 से भी ज्यादा कैलोरी थी, जो एक आम आदमी पूरे हफ्ते में खाता है, लगभग उतनी ही। और जी बोदा को यह सब सिर्फ 2 घंटे के अंदर खत्म करना था। होस्ट ने मुस्कुराकर ऐलान किया, चैलेंज शुरू होता है। जी बोदा ने पहला बीफ बर्गर उठाया और आराम से खाना शुरू कर दिया। वो बहुत तेज खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी जल्दबाजी नहीं थी। हर निवाला ऐसा लग रहा था जैसे किसी फूड कमर्शियल की शूटिंग चल रही हो। खाते खाते वो होस्ट से बातें भी करता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। टेबल पर रखा खाना लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन जी बोदा की बॉडी में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब भी पहले जैसा पतला और पूरी एनर्जी से भरा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे लाइव डेटा के मुताबिक पसीने की वजह से उसका वजन उल्टा 0.1 किलो कम हो गया था। ये देखकर पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। ओह माय गॉड, ये कैसा शरीर है, इतना खाने के बाद भी मोटा नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। माँ और पापा गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उधर लियू रुयान मेरी तरफ देखकर बोली, देख लिया याचेंगे, यही सच है, यही साइंस है। तुम्हारे सारे झूठ इन सबूतों के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी नजर अब भी सिर्फ जी बोदा पर टिकी हुई थी। मैंने जेब के अंदर रखा जेड लॉकेट कसकर पकड़ लिया। समय आ चुका था। जैसे ही जी बोदा ने आखिरी पिज्जा का स्लाइस उठाया, मैं सीधे स्टेज पर चढ़ गया। मुझे देखते ही पूरा मैदान मेरी तरफ देखने लगा। ये कौन है? अरे ये तो जी बोदा का भाई लगता है। कितना मोटा है। सिक्योरिटी मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लियू रुयान ने उन्हें हाथ से इशारा करके रोक दिया। उसे लगा मैं सबके सामने अपने भाई से माफी मांगने आया हूं। वो शायद मेरी बेइज्जती होते देखना चाहती थी। मैं धीरे धीरे स्टेज पर आगे बढ़ा और जी बोदा से सिर्फ 3 कदम दूर रुक गया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए चौंका, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही घमंडी मुस्कान लौट आई। भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या आखिरकार समझ आ गया? क्या पूरे देश के सामने मुझसे माफी मांगने आए हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, मैं तो तुम्हें एक तोहफा देने आया हूं। इतना कहकर मैंने उसे नहीं बल्कि उसके पैरों के नीचे रखी बॉडी एनालिसिस मशीन की तरफ इशारा किया। फिर मैंने शांत आवाज में पूछा, जी बोदा, क्या तुम एक बार फिर इस मशीन पर खड़े होकर अपना टेस्ट करवाने की हिम्मत रखते हो? मेरी बात सुनते ही पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। जी बोदा का चेहरा तुरंत बदल गया। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी चैलेंज के बीच में हूं, अभी टेस्ट क्यों करूं? नीचे खड़ी लियू रुयान भी गुस्से में चिल्लाई, याचेंगी, बस करो और तुरंत नीचे उतर जाओ। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं धीरे धीरे जी बोदा के और करीब बढ़ता गया। मेरी मुट्ठी में पकड़ा जेड लॉकेट अब गर्म होने लगा था। मैंने अपनी पूरी मानसिक ताकत और अपने अंदर भरी सारी नफरत उसी लॉकेट में समेट दी। इस बार मुझे देर से असर नहीं चाहिए था। मुझे सब कुछ इसी पल चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ? डर गए? तुम तो खुद को कैलोरी ब्लैक होल कहते थे। तुम्हें तो कभी मोटापा छू भी नहीं सकता था। सिर्फ 20,000 कैलोरी से डर क्यों रहे हो? या फिर मैं जानबूझकर रुक गया। फिर अपने मोटे शरीर पर हल्के से हाथ मारते हुए बोला, क्या तुम्हारे खाए हुए खाने का असर कहीं और तो नहीं जाता? मेरी बात सुनते ही जी बोदा की आंखें फैल गईं। वो जोर से चीखा, चुप हो जाओ, पागल हो तुम। उसकी एक घबराहट देखकर दर्शकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये उसका भाई क्या कहना चाहता है? लगता है किसी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। अब मीडिया के सारे कैमरे हम दोनों की तरफ घूम चुके थे। लियू रुयान घबराकर स्टेज पर दौड़ी। वो मेरा हाथ पकड़कर नीचे खींचना चाहती थी। याचेंगी, बहुत हो गया। लेकिन उसका हाथ मुझ तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ बदल गया। अचानक जी बोदा ने दर्द से भरी एक जोरदार चीख मार दी। उसका चेहरा डर और तकलीफ से भर गया। वो अपना पेट पकड़कर चिल्लाया, मेरा पेट, ये इतना फूल क्यों रहा है? वो झुक गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। और फिर हजारों लोगों की आंखों के सामने एक ऐसा नजारा हुआ जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उसका शरीर ऐसे फूलने लगा जैसे किसी गुब्बारे में तेजी से हवा भरी जा रही हो। कुछ ही सेकंड के अंदर वो मुझसे भी ज्यादा मोटा हो चुका था। पूरा मैदान सन्न रह गया। बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आंकड़े पागलों की तरह बदलने लगे। 45 किलो, 60 किलो, 150 किलो। बॉडी फैट भी लगातार बढ़ता गया। 18%, 35%, 55%। आखिरकार स्क्रीन पर आंकड़े रुक गए। वजन 158.8 किलो, बॉडी फैट 78.9%। इतना खतरनाक स्तर जो सीधे जान के लिए खतरा बन सकता था। जी बोदा जमीन पर गिर पड़ा। वो पागलों की तरह चीखने लगा, नहीं, ये मैं नहीं हूं, मेरा शरीर मुझे वापस कर दो, वापस कर दो। नीचे खड़े लोग गुस्से से चिल्लाने लगे। हर तरफ एक ही आवाज थी, धोखेबाज, ये सब झूठ था। उधर लियू रुयान बिल्कुल जड़ होकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में पहली बार डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी।
उसे अचानक मेरी कही हुई बात याद आ गई। एक दिन तुम्हें सच पता चलेगा। उसके कांपते होंठों से धीरे से निकला, तो यही सच था। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं बस चुपचाप उस बिखरे हुए स्टेज के बीच खड़ा रहा। मेरे शरीर में पहले कभी ना महसूस हुई हल्कापन था। मैंने नीचे अपने शरीर की तरफ देखा। मेरी कमर पहले से साफ पतली हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैंने जी बोदा की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? अब भी तुम्हें अपनी ये कामयाबी की निशानी पसंद है? मेरी आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन माइक की वजह से वो पूरे मैदान में साफ सुनाई दी। जी बोदा अचानक रोना बंद कर देता है। वो अपना सूजा हुआ चेहरा उठाकर मुझे घूरता है, फिर चीख कर बोला, तुमने किया है, तुमने मेरा मोटापा मुझे वापस लौटा दिया। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब समझे? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें तो बहुत खाना पसंद था ना? तुम्हें मुझे तड़पते देखना भी अच्छा लगता था। तो अब आज से जो भी तुम खाओगे, उसका हर एक कौर सीधे तुम्हारे अपने शरीर पर चढ़ेगा। अब अपनी असली 300